हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन एवं केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की थी, इंट्रोडक्शन लिया था कि आखिर केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है उसी को आगे बढ़ाने के लिए आया है। दैट मीन्स आज हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे इनके बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने बात किया था कि आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे बात किया था कि केमिकल रिएक्शन का मतलब केमिकल चेंज, यानी केमिकल रिएक्शन का अर्थ सीधा सीधा होता है केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज का मतलब क्या है भाई साहब? तो केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या बताते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बताते हैं। दैट मीन्स रासायनिक परिवर्तन के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये बात समझ ली थी, और इसी प्रोसेस को दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यानी केमिकल चेंज एक प्रोसेस है जिसे हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और ये केमिकल चेंज के प्रोसेस को दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो दिखाया जाता है समीकरण के द्वारा, और होता किसके द्वारा है? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो ये दोनों बातें तो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देख ली थी और समझ लिया था कि अब यहाँ से स्टार्ट किस पे कर जाना है, मतलब स्टार्टिंग किसकी करनी है? बेसिक्स की। तो अब बेसिक्स का मतलब क्या है? इसका सबसे आधारभूत फंडा क्या है भाई? आधारभूत फंडा का मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब भाई यार कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, या सॉरी किसी ऑब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल चेंज हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है किसी पदार्थ के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर क्या हो रहा है? ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो हमेशा मेरे मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, और वो है क्यों का। बिकॉज आप क्या पढ़ रहे हो? साइंस पढ़ रहे हो, और साइंस में यदि आपको यही नहीं पता कि चीज़ें क्यों हो रही हैं तो फिर मतलब क्या है ना? मान लीजिए आपने ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ी और उसमें बार बार आपको केमिकल रिएक्शन नजर आएगा कि ये पदार्थ फलाना पदार्थ डेकाने से मिला, फिर चीने पदार्थ का जन्म हो गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलेगा ही क्यों? या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ केमिकल रिएक्शन कर ही क्यों रहा है? यानी ये क्यों जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि देखो यार, क्यों समझोगे तभी तो आप चीज़ों को क्रिस्टलाइज कर पाओगे, किसी दूसरे को एक्सप्लेन कर पाओगे और समझ पाओगे प्रोसेस को। ओके, तो चलिए समझते हैं। मतलब मैं यहाँ पे आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज, सिंपल बात है, केमिकल चेंज के प्रोसेस को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो भैया ये केमिकल चेंज होता ही क्यों है, और ये किसके अंदर होता है? क्योंकि आज तक तो अभी हम लोग, मतलब कल वाले वीडियो तक तो हम लोगों ने समझा ही नहीं था, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इन सभी बातों को। तो सबसे पहली बात तो ये जान लो कि जो सब्सटेंस होते हैं वो सब्सटेंस, मतलब उन सब्सटेंस को किस फॉर्म में लिखाया जाता है? इन सब्सटेंस को दिखाया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू। कोई भी पदार्थ है उनको हम लोग किसके थ्रू दिखाते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूले के थ्रू दिखाते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? हिंदी में बोला जाए तो अणुसूत्र। मतलब कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ को हम लोग उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले के थ्रू शो करते हैं। जैसे पानी एक पदार्थ है, तो पानी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? H2O। इतना तो आता है ना भाई? बिल्कुल। आगे देखोगे साधारण नमक आएगा, साधारण नमक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? NaCl। ठीक है, NaCl। उसके बाद फिर देख लो, उसके बाद फिर और देखा जाए तो नमक के अलावा फिर आपको मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक पदार्थ है, और इस पदार्थ को यदि मैं दिखाऊं तो किससे दिखाया जा सकता है? HCl से। ठीक है, तो HCl के थ्रू हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दिखा रहे हैं। अब ये जो आप दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये पदार्थ है, और ये पदार्थ का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला MF है। ओके, अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सर? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली ये बता रहा होता है कि ये पदार्थ जो है, ये पदार्थ किन एटम से मिलके बना है। किन एटम यानी परमाणुओं से मिलके बना है। अब सर ये क्या आ गया? सर स्टोरी में आपने एक नया कैरेक्टर को डाल दिया। भाई मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? सिंपल, मैंने उस दिन भी बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ। सब्सटेंस को दिखाया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूले से, और मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब यहाँ पे आप उनके अंदर के अणुओं के, परमाणुओं के बारे में जानकारी ले पाते हो। अब ये कहाँ से आ गया? तो एकदम सिंपल बेसिस समझो कि भैया जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ को जब मैं तोड़ूंगा,
जब मैं क्या करूँगा, तोड़ूंगा। तोड़ते 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 एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचूंगा कि अब ये परमाणु क्या नहीं हो सकता, डिविजिबल नहीं हो सकता, सॉरी, या इस पदार्थ जो है डिविजिबल नहीं हो सकता, अब ये यहीं तक रुकेगा। तो किसी पदार्थ का जो सबसे छोटा वाला कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, वो क्या होता है, परमाणु यानी एटम होता है। सर अभी भी नहीं हम समझे, समझा दे रहा हूँ मैं, इसीलिए तो मैं आया हूँ। ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर को मैं क्या करूँगा, छीलूंगा या काटूंगा या तोड़ूंगा, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तोड़ोगे तो फिर दो भाग में जाएगा, फिर उन दोनों भागों को अलग अलग तोड़ो तो फिर वो टूटेगा, फिर और तोड़ो तो और टूटेगा, टूटते 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 क्या होता जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर चलो इस पे नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात ध्यान से समझो, लकड़ी देखते हैं, लकड़ी का बुरादा होता है, क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं नहीं होते हैं, उन्हीं छोटे छोटे लकड़ी के बुरादे से ही पूरा का पूरा लकड़ी बना होता है ना। तो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं उसी तरीके से, अब देखो वो लकड़ी का एक बुरादा लिया जाए यानी एक पार्टिकल लिया जाए तो उसको भी तोड़ा जाए तो भी वो भी टूटेगा, और एक ऐसी स्थिति में जाएगा वो कि जहाँ पे वो नहीं टूट सकता, यानी टूटते टूटते एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पे वो अब नहीं टूट सकता और आप तोड़ भी नहीं पाओगे, माइक्रोस्कोप से उसको देखना पड़ेगा, इतना छोटा टूटेगा वो। तो वो जो सबसे छोटा वाला कण रहेगा वही क्या होगा, परमाणु। एक्चुअल में एक पदार्थ किससे मिलके बना है, परमाणु। समझ में आ रही बात। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी भाई, इसको छोड़ो, कहानी यहाँ पे आ चुकी है। यानी एक पदार्थ एक्चुअल में परमाणुओं से मिलके बना होता है भाई साहब। किससे मिलके बना होता है, परमाणुओं से। और परमाणु क्या है सर, तो परमाणु है सर किसी पदार्थ का छोटा वाला कण। अच्छा हाँ, अब देखो इसका अर्थ यह है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो किससे मिलके बने होंगे, परमाणु से मिलके बने होंगे, है ना। तो इसका मतलब सर ये वोड परमाणु से मिलके बना है, बिल्कुल। मार्कर परमाणु से मिलके बना है, बिल्कुल। यहाँ की आसपास की जो भी चीजें वो परमाणु से मिलके बनी है, बिल्कुल। हर एक चीज परमाणु से मिलके बनी है। तो अब मन में दूसरा क्वेश्चन उठा, अच्छा ठीक है, अगर सब परमाणु से मिलके बनी है यानी छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है, तो क्या इसके अंदर जो कण लगा है वही कण इसके अंदर भी है, या ये दीवार जो है इसके अंदर जो कण लगा हुआ है वही कण इस डिस्क के अंदर भी है। तो जब आंसर आप देखेंगे तो मतलब आप आंसर पाना चाहेंगे तो उस आंसर से पहले मेरा एक क्वेश्चन स्वयं है आपसे, क्या ये दोनों चीजें सेम है, ये बोर्ड और ये मार्कर सेम है, नहीं ना, ये अलग है, ये अलग है। ये जो दीवार है ये और ये जो डिस्क है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये भी अलग अलग हैं। अब अलग अलग हैं तो सीधा मतलब है ना भाई कि उनके अंदर कण भी अलग अलग होंगे, हाँ या ना, क्योंकि जिनसे मिलके बना है वही अलग होंगे, इसीलिए तो ये अलग है। अगर मान लो हम एक ही कण से इसको बनाते, फिर उसी कण से इसको बनाते, फिर उसी कण से इसको बनाते, फिर उसी कण से इसको बनाते, तो सबके सब क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, हाँ या ना, कोई डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो पदार्थ बने हुए हैं अलग अलग पदार्थ हैं, तो इनका मतलब अलग अलग कण भी हैं इनके अंदर, आएगा समझ में। अच्छा हाँ, हर पदार्थ जो होता है वो अलग अलग कणों से मिलके बना होता है, ऐसा नहीं कि सेम टाइप के कण मिलके बने होते हैं। दो क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला, हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, बिल्कुल। क्या हर पदार्थ सेम टाइप के कणों से मिलके बना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर पदार्थ की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, कोई कुछ होता है कोई कुछ होता है। तो इसका कारण क्या है कि उनके कण। समझ पा रहे हैं, ये बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे अपने माइंड के साथ तो अपने आप चीज़ें आपको पकड़ में आएंगे। अब इसका मतलब सर ये सभी पदार्थों के अंदर कण अलग अलग हैं, हाँ बिल्कुल अलग अलग है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सर हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारे पदार्थ हैं, असंख्य रूप में पदार्थ हैं। इसका मतलब हर पदार्थ के अंदर यदि अलग अलग कण होगा तो बहुत सारे कण होंगे अलग अलग टाइप के, है ना। हाँ ये बात तो सही है, सोचने वाली बात है और सही भी है कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा, इस दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, भले ही असंख्य पदार्थ हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उन सब के अंदर जो कण है वो लगभग 118 टाइप के हैं। मतलब मैं सिंपल बता रहा हूँ देखो इस दुनिया का हर एक पदार्थ इन्हीं 118, मतलब हमारे पास वैरायटी कितनी है कणों की, 118, इन्हीं 118 कणों के द्वारा बने हुए हैं। समझ पा रहे हैं, इन्हीं 118 कणों के द्वारा, मैं परमाणु नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, कण। तो यानी 118 कण है हमारे पास। अब उन्हीं में से उठा के हम क्या करेंगे, पदार्थ का निर्माण करेंगे। यानी हर एक पदार्थ इन्हीं 118 कणों से मिलकर बना हुआ है।
अब ध्यान से सुनिए, मैंने बोला 118 कणों से मिलकर बना होने का मतलब ये नहीं है कि हर एक पदार्थ के अंदर 118 कण होंगे, नहीं। इन 118 कणों में से एक आध दो कण इसमें लगे होंगे, 5-6 कण लगे होंगे। अब 5-6 कण से कैसे बन सकता है? अरे भाई 5-6 कण वैरायटी वालों से ही मिलके बना है। समझ पा रहे हैं? या सिंपल मैं बोल दूं कि जैसे 118 है तो मैं ऐसे मान लेता हूँ अलग अलग वैरायटी के कण मैंने यहाँ पे रख दिया। ये इसकी वैरायटी ए है, मतलब इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है, इसका नाम एफ है, इसका नाम जी है। ऐसे 118 होंगे, हाँ या ना? तो ये जो पदार्थ सॉरी ये वाला, हाँ, ये पदार्थ जो हो सकता है इनमें से हो सकता है कि ए बी से मिलके बना हो। यानी ए बी का मतलब क्या है? दो कणों ने आपस में कॉम्बिनेशन कर लिया, अब ए बी से पूरा का पूरा बोर्ड बना हुआ है। ठीक है, यानी इस बोर्ड के अंदर क्या लगे हुए हैं? ए बी कण। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? बहुत सारे पार्टिकल है ना, तो इन 118 में से कितने भाई? 118 में से एक या दो टाइप के जो कण होंगे उन्हीं से पूरा का पूरा क्या मिलके बना है? ये बोर्ड बना होगा। ऐसे ही ये मार्कर भी इन्हीं 118 कणों में से किन्हीं कणों से मिलके बना होगा। अब कोई कण उठा लिया तो इसका मतलब 2 ही 3 कण नहीं, मतलब 118 का वैरायटी मैंने उठाया। अब उस वैरायटी में मैंने बहुत सारे कण उठा के डाल दिए। जैसे सिंपल समझिए, अगर आप जाएंगे कोई सामान लेने, अच्छा जैसे समझिएगा, जैसे आप घर बनवाने जा रहे हैं, तो घर बनवाते तो सीमेंट की ज़रूरत होती है भाई। ईंट को कैसे जोड़ेंगे आप? तो सीमेंट चाहिए आपको। सीमेंट लेने गए तो वहाँ पे बहुत सारा वैरायटी का सीमेंट है। सिंपल समझिएगा, आपको क्या बनाना है? घर। और आपके पास 118 प्रकार की कंपनी के, अलग अलग कंपनी के सीमेंट है। कोई अंबुजा बोल रहा है, कोई बिरला, मतलब बहुत सारी कंपनियां है कि नहीं है? अंबुजा है सर, यहाँ पे बिरला है, रिलायंस है, तो फिर ABC आता है, या जो ACC आता है, सॉरी ACC, इस तरीके के अलग अलग वैरायटी हैं। मैंने मान लिया 118 तरीके के सीमेंट है हमारे पास। अब मैं 118 तरीके से नहीं बनाऊंगा, 118 बोरा लेके आऊँगा तो 118 उससे नहीं बनाऊंगा, किसी एक को चूज करूंगा। तो मैंने मान लो सपोज कर लिया, चूज कर लिया ACC को, चूज कर लिया। अब चूज कर लिया तो ये बताओ, ACC को पकड़ा, कहा कि मुझे कितना चाहिए, मैं सॉरी मुझे कौन सी कंपनी चाहिए? ACC। अब मैं ACC का ही पूरा का पूरा लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा अपने घर में? तो सिर्फ एक बोरे से हो जाएगा? नहीं, मैं कहूँगा मुझे 200 बोरे चाहिए सीमेंट। किसका चाहिए भाई? ACC का। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब 118 में से कोई वैरायटी पकड़ी और उसी के समूह द्वारा, यानी अब उसी के ग्रुपिंग द्वारा हमने क्या किया है? पूरा का पूरा अपना घर बना दिया। जैसे यहाँ पे कहानी चल रही है कि 118 कण वैरायटी वाले हैं, अलग अलग वैरायटी के 118 कण हैं, उनमें से किन्हीं कणों को पिक किया गया होगा और उन्हीं कणों के द्वारा ये पूरा का पूरा बना होगा। यानी वही कण सब जगह मिलेंगे आपको। कहने का मतलब ये है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी एक जो पदार्थ होता है भाई, वो क्या होता है? कणों से मिलके बना होता है, और मैक्सिमम चांसेस कितने हैं भैया? 118 कणों में से ही मिलके बना होगा। सर ये 18 कण हैं, तो इनको हम कहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे? देखिए, इन्हीं 118 कणों के बारे में बात की गई है पेरियोडिक टेबल में, है ना? अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे अपने जीवन काल में तो आपने पेरियोडिक टेबल जरूर पढ़ा होगा। हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी मतलब जहाँ पे आपको इन्हीं 118 कणों के बारे में जानकारी दी जाती है। ओके? एक अकेला कण नहीं बना सकता है। एक अकेला कण मतलब बिल्कुल बना सकता है। जैसे लोहा देखे हैं, लोहे के अंदर जो होता है वो सिंपल, मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो यही तो पूछा है कि सिर्फ एक कण के द्वारा पूरा का पूरा एक पदार्थ बन सकता है। बिल्कुल। तो लोहे के अंदर कौन सा कण होता है? आयरन का कण होता है। समझ पा रहे हैं? उसको तोड़ते जाएंगे तो मतलब देखेंगे, जैसे रॉड है ना, ये रॉड है, समझ पा रहे हैं? तो ये रॉड अगर देखोगे आप तो इस रॉड के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, मतलब ये भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना होगा, हाँ या ना? एक दो कणों से तो मिलके बना नहीं होगा, बहुत सारे कण होंगे इसके अंदर, है ना? और इसके हर कण एक ही वैरायटी के होंगे। वो वैरायटी क्या है? आयरन। ये सब Fe, यहाँ पे Fe से दिखाया जाता है आयरन को। तो Fe यानी सब आयरन से मिलके बने हैं भाई। समझ पा रहे हैं? तो क्या ये एक कण से मिलके नहीं बना है? अब एक कण का मतलब ऐसा मत समझिएगा नंबर एक कण के हो गए। वैरायटी की मैं बात कर रहा हूँ। वैरायटी में कितने कण लिए गए? एक ही कण लिए गए हैं। जितनी भी धातुएं आपको मिलेंगी वो सब की सब कैसी होंगी? सिंगल पार्टिकल वाली होंगी। समझ पा रहे हैं? अब देखिए ये सब किससे मिलके बना है? आयरन के कणों से। यानी एक पिक किया मैंने 118 में से आयरन, और उसी के
नंबर्स को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स में है यही एक सेम टाइप का पार्टिकल, तो बन गया आपका लोहा। इसी को तो लोहा बोलते हो, लोहा को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन। समझ पा रहे हैं? तो आई होप आप कहानी समझ पा रहे होंगे, है ना। अब ये तो बात हो गई बेसिक कहानी की कि भैया एक पदार्थ इन्हीं परमाणुओं से मिलके बना हो सकता है, लेकिन इन परमाणुओं की भी कहानी को समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जब हम परमाणु के पास गए, हमने देखा मतलब यहाँ से पदार्थ को अब ऊपर ऊपर नहीं हम डील करेंगे, अब हम चलेंगे अंदर, अंदर चल के हम इन परमाणुओं से मिलेंगे, ठीक है। चलिए इन परमाणुओं की कहानी को समझते हैं। परमाणुओं ने कहा यार देखो, जब मेरे पास आओगे तो मेरी कुछ कहानियां हैं, मेरी कुछ समस्याएं हैं, उनको समझो, तब जाके तुम पूरे पदार्थ की कहानी को समझ सकते हो, तब तुम इस क्वेश्चन का आंसर ले पाओगे। हमने कहा कैसे? हमने कहा ऐसे, थोड़ा समझो। देखो एक पदार्थ बोला जाए तो परमाणुओं से मिलकर बना है, ये समझ में आ गया। लेकिन जब परमाणुओं के पास जाओगे तो देखोगे तो परमाणु जो होते हैं इन 118 में से 111 ऐसे परमाणु आपको मिलेंगे। कितने परमाणु? 111 ऐसे परमाणु मिलेंगे जो एक्चुअल में अपने आप को अकेले नहीं दिखा सकते। हमने कहा ये क्या मतलब है? मतलब उन्होंने ये समझाया हमको कि देखो भाई हम मतलब पूरा पदार्थ हम ही बनाते हैं। परमाणु ने क्या बोला? पूरा पदार्थ हम ही बनाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो 118 की वैरायटी है उसमें 111 ऐसे एटम हैं जो अकेले नहीं आ सकते भाई, अकेले नहीं आ सकते। मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला? अकेले नहीं आ सकते। अकेले नहीं आने का मतलब क्या है सर? ये कहते हैं कि हमारे पास एक समस्या है, हम लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे 111 में से जो 7 ऐसे भाई हैं वो कुछ अलग ही गेमर हैं। अलग कैसे हैं? जैसे उन्होंने कुछ कणों का नाम लिया। जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए, अगर पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा अपने जीवन काल में, तो 18वें ग्रुप में आपको मिलता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ऑग्निन, सॉन। ठीक है, इनका नंबर देखा जाए पीरियोडिक टेबल के अंदर तो ये दूसरे नंबर पे हीलियम आता है, 10वें नंबर पे आर्गन आता है। आर्गन की बात की जाए तो 18वें पे आता है, 36 पे क्रिप्टॉन, 54 पे जिनान, फिर 86 पे रेडान और 118 पे ऑग्निन, सॉन। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है कि नहीं है? तो परमाणु ने बोला यार देखो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर जो ये 7 हैं, यही 7 ऐसे एलिमेंट है या ऐसे पार्टिकल हैं जो फ्रीली घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्रीली घूम सकते हैं। इसका रीजन इन्होंने बताया कि देखो यार परमाणुओं के अंदर एनर्जी भरी होती है, क्योंकि हर एक पदार्थ किससे मिलके बना होता है? परमाणुओं से। और सिंपल बेसिस पे ऊपर लेवल पे जाके देखा जाए तो हर एक पदार्थ का निर्माण ऊर्जा के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऊर्जा के कारण। हर एक चीज ऊर्जा से बनी हुई है, यानी ये परमाणुओं के अंदर भी क्या है? ऊर्जा है। अब ये कहते हैं कि देखो हमारी ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा होती है, हमारे पास ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। मैं जो बात बोल रहा हूँ बड़ी जरूरी है समझना। मैंने बोला कि यहाँ पे परमाणु क्या बोल रहे हैं कि हमारी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि हम अकेले रह ही नहीं सकते। हमको अपनी ऊर्जा को क्या करना पड़ता है? कम, तब जाके हम क्या कर सकते हैं? अकेले घूम फिर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे आप ध्यान से समझिएगा, जैसे आप देखेंगे ना कि आप लोग अगर अपने गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, आप अकेले जहां मन करे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, है ना? समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर वही मैं मुकेश अंबानी सर की बात करूं, मुकेश अंबानी को जानते हैं, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। गौतम अडानी की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर सर की बात करूं, प्रेसिडेंट सर की बात करूं, ये लोग अकेले जब मन करेगा घूम लेंगे? बड़े से बड़ा एक्टर घूम लेगा? क्यों? देखते हो ना उसके चारों तरफ क्या होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जबकि आपके पास कोई नहीं, आप जहां मन करे आ जा सकते हो, है ना? इसका मतलब वहां पे समझ पा रहे हो क्या है? पावर जब बढ़ेगी, जितना पावर आएगी आपके पास उतना ही आपके लिए खतरा बढ़ेगा, है कि नहीं? अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो आपको सिक्योरिटी की जरूरत होती। सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है भाई? सिक्योरिटी की जरूरत इसीलिए है ना ताकि आपको कोई मार ना दे, ताकि कोई आपको हानि ना पहुंचा दे। नॉर्मली हमको कोई हानि पहुंचाएगा नहीं, हमारे पास 1 रुपया नहीं, हमको कोई नहीं हानि पहुंचाएगा, है कि नहीं है? लेकिन अगर हमारे पास पावर आएगा तो खतरा आएगा ना भाई। इस बेसिक एग्जांपल से समझो। परमाणु कहते हैं कि हमारे पास भी जो ऊर्जा है वो क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा है, और ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? हम अकेले घूम सकते हैं? नहीं। ये लोग ऐसे हैं कि अपनी ऊर्जा पहले से ही क्या करके आए हैं? मिनिमाइज करके आए हैं। ये सन्यासी लोग हैं हमारे वहाँ के, इनको कोनो टच नहीं करता है। साधु महात्माओं के चारों ओर कोई कभी देखे आप लोग बॉडीगार्ड है? नहीं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ना उनको चोर मारेगा, मतलब चोर लूटेगा। चोर क्यों लूटेगा? उनके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना? ना कोई व्यक्ति मारेगा, क्यों मारेगा भाई? क्या मिलेगा इनको मारने से? कुछ मिलेगा?
समझ पा रहे हैं? तो पावर से क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। इनके पास पावर होती है, एनर्जी होती है ज़्यादा, और इनके पास मिनिमाइज एनर्जी होती है। ये अपना आराम से बैठे होते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इनके लिए क्या है? समस्या है। तो ये जो परमाणु होते हैं, एक्चुअल में बड़े अच्छे से समझोगे, ये जो परमाणु होते हैं अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, मैंने क्या बोला, जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो परमाणु होते हैं इनके पास ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो ये अपनी ऊर्जा को इनके जैसा बनाना चाहते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको अब इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई मोह माया नहीं है, किसी से ना मिलने की ना जुलने की, अकेले में अपना स्टेबल कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? आया ना? ये लोग अब अकेले दुनिया में जीने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी जो परमाणु हैं बेचारे समस्या में हैं, क्योंकि इनको दुनिया में अकेले नहीं रहने दिया जाएगा, बिकॉज इनके पास क्या है? एनर्जी है, ज़्यादा है। तो ये क्या करेंगे? कम करना चाहेंगे कि नहीं कम करना चाहेंगे? ये भी चाहेंगे कि हम अपनी एनर्जी को कम करें, और कम करने का मतलब ये किनके जैसा बनना चाह रहे हैं? ये इनके जैसा। यानी परमाणुओं में भी ये 7 परमाणु क्या है? अपने आप में इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन है बाकी परमाणुओं के लिए। समझ पा रहे हैं? इंस्पिरेशन मतलब मोटिवेशन देते हैं भैया कि हमारे जैसा बनो। आपके लिए भी आपकी लाइफ में कोई मोटिवेशन होगा ना, मुझे इनके जैसा बनना है, और इसीलिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है? वो अलग बात है कि आपकी लाइफ में कोई मोटिवेशन मुझे नजर आ नहीं रहा है ना। होगा किसी का मोटिवेशन, शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना, अरे भाई उनके जैसा भी बनने के लिए तगड़ी मेहनत चाहिए, वैसे ही नहीं ना बन सकते, है कि नहीं? यस और नो? चलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा, तो समस्या बढ़ जाएगी। तो परमाणुओं को क्या करना है? इनके जैसा बनना है। अब इनके जैसा बनने का मतलब अपनी एनर्जी को कम करना है। तो ये बेचारे सोच रहे हैं कि आखिर हम इनके जैसा बने कैसे, ठीक है? तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। इन एटम्स को इनके जैसा बनना, ये जानते हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते, तो इसीलिए बेचारे ये क्या करते हैं? अपने आप को बाहर लाने के लिए अपनी एनर्जी को कम करते हैं। अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? कम करते हैं। और एनर्जी को कम करने के लिए वो क्या करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग, यानी किसी दूसरे एटम के साथ आते हैं। नहीं समझे सर? अरे मैं समझा रहा हूँ। जैसे एटम है, ये एक एटम, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम एक एटम है। अच्छा, जिनको पेरियोडिक टेबल नहीं पता है वो चले जाएंगे पेरियोडिक टेबल में, और वहाँ से आप क्या करेंगे? अच्छा चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। उस लिंक के थ्रू आप क्या करिएगा? उस लिंक के थ्रू आप पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा पेरियोडिक टेबल का, जिससे आपका पूरा का पूरा कहानी, मतलब जो 118 एलिमेंट है ना, वो 118 में से जो मेजर एलिमेंट है जिनके बारे में हमको जानकारी रखनी चाहिए, उनके बारे में मैंने वहाँ पे पढ़ा दिया है, और कैसे कैसे उनको आप जानेंगे ये आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है? आइए समझ में? चलिए फिलहाल में हम समझते हैं कि ये सोडियम है। सोडियम का अगर देखा जाए तो कितना होता है? 11। आप खुद देखिएगा इसके पास कितना है? 11 है। अच्छा, ये 11 क्या दिखाता है? एक परमाणु के अंदर 11 का मतलब क्या है? ये जो चीज़ें हैं वो क्या दिखा रही हैं? वैसे एक परमाणु की भी बात समझोगे, थोड़ा परमाणु के और डिटेल में जाए तो परमाणु कुछ ऐसा होता है आपका, देखिए जितना अंदर जाओगे उतना आपको समझ में आने लगेगा। देखो, एक परमाणु के अंदर 3 बातें होती है कि परमाणु के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। तो इनको भी समझ लेते हैं, जब आए हैं यहाँ तक तो बहुत ज़रूरी है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बातें समझ लीजिएगा बहुत बेसिक तरीके से, कि परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा। यानी इन परमाणुओं के अंदर भी 3 कण होते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, लेकिन परमाणु के अंदर भी जाओगे तो कितने कण मिलेंगे? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब परमाणु का स्ट्रक्चर देखोगे तो बेसिकली फिलहाल मैं आपके समझने बस के लिए मैं ये बोलूँगा कि परमाणु के बीचों बीच क्या होता है? नाभिक होता है, न्यूक्लियस जैसा एक पोर्शन होता है। वहीं पे कौन रहता है? वहाँ पे रहता है प्रोटॉन, और वहाँ पे रहता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ पे देखना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका? प्रोटॉन है, और ये क्या है आपका? न्यूट्रॉन है, ठीक है? ये प्रोटॉन और ये क्या है? न्यूट्रॉन। ये कहाँ पे है? नाभिक में है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस चार्ज। कैसा चार्ज होता है भैया? माइनस चार्ज। अब प्रोटॉन के ऊपर बात करोगे तो कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज। समझ पा रहे हैं? अब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर बात करोगे तो एक माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है? एक माइनस चार्ज का मतलब ध्यान देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना माइनस चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। जबकि एक प्रोटॉन पे कितना होता है? तो एक में प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान देना, जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना ही तो प्रोटॉन पे है,
लेकिन ये कैसा है भाई, प्लस वाला है, और ये कैसा है, माइनस वाला है। अब कहानी और स्ट्रक्चर समझना, तो एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर स्थित होते हैं। ये नाभिक है, इस नाभिक के बाहर कौन बैठे होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, इनके बारे में भी हमको समझना है, बहुत जरूरी है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठे होते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन, कहाँ, नाभिक के बाहर। नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब प्रोटॉन चूंकि प्लस वाला है, इलेक्ट्रॉन चूंकि माइनस वाला है। और एक परमाणु की कहानी और समझो, तो एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन के कण हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन के कण, यानी जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे कि अभी हम लोगों ने जस्ट लिखा ना कि सोडियम का 11 होता है, तो 11 जानते हैं क्या बताता है, 11 ये बताता है परमाणु क्रमांक, बताता है ना, परमाणु क्रमांक, यानी ये परमाणु कौवें नंबर पे आ रहा है। लेकिन ये नंबर अपने आप नहीं बना दिया गया, इसलिए ऐसे बनाया गया कि देखा गया कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, इसलिए 11वें नंबर पे आ रहा है। आई बात समझ में, एटॉमिक नंबर है भाई, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। और इस एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और ये बताता है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। ठीक है, अब थोड़ा और समझो, तो 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 माइनस चार्ज, 11 माइनस चार्ज, 11 प्रोटॉन मतलब 11 प्लस चार्ज, हो गया। तो टोटल कितना चार्ज हुआ इस एटम के ऊपर। चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब आवेश है फिलहाल के लिए, और ये सब चीज़ें आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो फिर से पीछे जाके देखिए, बाकी आपको इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, इतना ही समझिए। ठीक है, माइनस और प्लस चार्ज का मतलब आपको धीरे धीरे मैं समझाते जाऊँगा, फिलहाल में आप समझिए -11 मतलब एक एटम के अंदर क्या है, 11 माइनस चार्ज है और 11 प्लस चार्ज है। ये 11 प्लस चार्ज कहाँ होंगे, नाभिक में होंगे, और ये 11 माइनस चार्ज कहाँ है, नाभिक के बाहर। तो कुल चार्ज में देखूं तब कुल चार्ज कितना है, देखिए उनके अनुसार 22 है ना, 22 तो दिख रहा है, 11 माइनस और 11 प्लस। एक बात बताइए बहनी, 11 रुपया आपके पास आया, ठीक है ना, और फिर 11 रुपया आपने खर्च कर दिया, कितना हुआ, 1 रुपया नहीं बचा। ऐसे ही समझिए, आपने पहले से 11 रुपया कर्जा कर रखा हुआ कहीं पे, आप किसी दुकान पे, आपके बगल की दुकान है, रोज 1-1 रुपया मतलब 1-1 2-2 रुपया खाते खाते आपका 11 रुपया कर्जा चल रहा है। अचानक आपकी बुआ आई, फिर वो जब घर जाएंगी तो पैसा देंगी, उन्होंने दिया कितना रुपया, 11 रुपया। जब वो 11 रुपया दी तो आपका 11 रुपया हुआ अभी नहीं, 11 रुपया तो ऑलरेडी आपने उधार कर रखा है, तो पहले वो 11 रुपया किसको देंगे, जितना उधार किए पहले उसको खत्म कर दी, तो कितना बचा आपके पास। अगर एक चीज़ प्लस में है और वही चीज़ माइनस में है तो टोटल आंसर क्या होगा, 0। भाई अगर इसके पास 11 माइनस चार्ज है और इसके पास 11 प्लस चार्ज है तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 0। सीधा मतलब है 11 में से 11 घट गया, कितना आंसर है, 0। चार्ज कितना हो गया, 0। सोच पा रहे हैं, यस सर नो, अरे हाँ ना बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना, हो गई दिक्कत तो बताइए। तो इसका मतलब एक एटम के ऊपर कोई चार्ज होता है, नहीं होता है। एक एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी एक एटम कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही प्लस चार्ज होता है ना ही माइनस चार्ज। समझ पा रहे हैं, एक एटम नॉर्मली कैसा होता है भैया, 0 चार्ज के साथ होता है, क्योंकि इसका जितना माइनस चार्ज होता है उतना ही प्लस चार्ज होता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, पूरा 118 हाँ 118 न्यूट्रल है बाबू, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं कि हीलियम के ऊपर कोई चार्ज नजर आएगा अपने आप में, नहीं, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक चार्ज आएगा ही नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर किसी के ऊपर चार्ज होता तो इस पूरे के ऊपर चार्ज होता कि नहीं होता। जैसे मार्कर जिससे मिलकर बना जिन कड़ों से, अगर उस कड़ के पास चार्ज होता तो इस पूरे मार्कर में चार्ज होता। चार्ज मतलब सिंपल आप टच करते करंट मारता, समझ पा रहे हो, क्योंकि चार्ज जब फ्लो करता है भैया, चार्ज फ्लो मतलब चार्ज जब दौड़ना स्टार्ट करता है तभी क्या पैदा होता है, करंट। करंट कब पैदा होता है, जब चार्ज दौड़ेगा। तो यहाँ पे चार्ज दौड़ रहा है क्या, इसके अंदर नहीं दौड़ रहा है, करंट मार रहा है क्या, ये नहीं मार रहा है। तो कोई पदार्थ करंट नहीं मारता, इसका कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर के जो कण है वो क्या है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, हाँ क्लियर है, अब समझे, आगे आगे समझिएगा। तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। बात समझिएगा। अब थोड़ी सी और समझूं मैं बात को, तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ध्यान से समझिएगा। प्रोटॉन पे एक प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस चार्ज, तो ये एक दूसरे को आपस में खींच के रखते हैं। यानी ये जो नाभिक होता है वो सभी इलेक्ट्रॉनों को कहाँ खींच के रखता है, अपनी ओर, क्योंकि नाभिक के ऊपर क्या है, चार्ज है प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज।
तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक चार्ज, मतलब सिंपल बोलूँ तो दो चार्जेस के बीच में, दो आवेशों के बीच में एक बल लगता है। अगर एक के पास प्लस चार्ज है, दूसरे के पास माइनस चार्ज है, तो प्लस वाला उसको खींच के क्या करता है, अपनी ओर खींचे रहता है, यानी प्लस वाला माइनस वाले को खींचे रहता है। और उस बल को कहते हैं, जो बल खींच के रखता है, विद्युत स्थितिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये दोनों आपस में क्या होते हैं, खींच के रहते हैं। यही कारण है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एटम के अंदर रुका होता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के रखता है बाबू, प्रोटॉन। प्रोटॉन खींच के क्या करता है, रखता है, यानी नाभिक पूरा का पूरा खींच के रखता है। ठीक है, अगर ये खींचना बंद कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में से कूद के क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, यानी घूमेगा अपने मन में, तब पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे एटम के अंदर करंट पैदा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दौड़ नहीं सकता, अपने मन से इधर से उधर नहीं जा सकता, क्योंकि इस नाभिक को कौन खींच के रखा हुआ है। सर इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के रखा है, नाभिक। इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के रखा है, नाभिक। नाभिक ने खींच के रखा, क्यों, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज होने के कारण न्यूक्लियस ने उसको खींच के रखा हुआ है। अच्छा, इससे एक बात समझ में आ गई कि ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहे तो इधर उधर जा सकता है, जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है, सर प्रोटॉन भी जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं जा सकता। प्रोटॉन को किसने पकड़ के रखा हुआ है, न्यूट्रॉन ने। प्रोटॉन अगर निकलना भी चाहे तो नहीं निकलेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खींच के मतलब एक साथ बांध के कौन रखा है, तो वो उस बल को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को खींच के जो रखा है उसको कौन सा बल बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों बातें याद कर लो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींच के कौन रखा हुआ, कौन से फोर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खींच के रहते हैं, एक साथ कनेक्ट रहते हैं, तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सभी बातें बहुत जरूरी हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन खींच के रखा हुआ है, तो न्यूक्लियर फोर्स। और दुनिया का सबसे तगड़ा फोर्स कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, इस फोर्स के अंदर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हुई तो बेनी क्या बन जाएगा, एटम बम। वही एटम क्या बन जाएगा, बम। मतलब मैंने क्या किया, मैंने एनर्जी देके, मतलब सिंपल बोला जाए तो मैंने इस प्रोटॉन को इस नाभिक से निकाल दिया जबरदस्ती करके, कुछ तिगड़मबाजी की, और इस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को इसमें से निकाल दिया नाभिक से, तो ये पूरा का पूरा एटम ब्लास्ट कर जाएगा और ये बन जाएगा एटम बम। समझ पा रहे? जो एटम बम बनता है वो कैसे बनता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस से मतलब एक दूसरे से अलग कर देने से बनता है। अलग करने का भी तरीका होता है, ठीक है ना। वहाँ पे बमबारी की जाती है अलग अलग टाइप के कणों की, जिससे एनर्जी क्या की जाए, दी जाए, और उसके कारण निकाला जाता है। तो वो प्रोसीजर हमारा अलग है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को, ठीक है। आगे जाके आपको समझाया जाएगा, अभी उसमें जाएंगे तो फंस जाएंगे आप। फिर फिलहाल में आप ये याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना मतलब एटम को क्या बना देना, बम। एटम बम बन जाता है, ठीक है। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे दुनिया का सबसे तगड़ा फोर्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो लगता है। तो इस यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि प्रोटॉन तो निकल नहीं सकता। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, यहाँ पे कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। एक एटम का प्लस चार्ज ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, प्लस चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। प्लस चार्ज जितना एक एटम के पास शुरू में था उतना ही जीवन भर रहेगा, है कि नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन को आप निकाल नहीं सकते। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही अपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, तो इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज यहाँ पे क्या हो सकता है, इधर उधर होगा, यानी कम या ज़्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होगा तो पूरे एटम के ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा, ठीक है। अब जैसे समझना, अब यहाँ पे कहानी अब तुम लोगों को समझ में आने लगेगी। जैसे यहाँ पे सोडियम का कितना है भाई, 11 है। सोडियम का कितना है, 11। अब सोडियम का 11 है, मैंने आपको जस्ट बताया कि इन सबके इंस्पिरेशन कौन है, ये लोग हैं। ये सभी लोग किन की तरह बनना चाहेंगे, इनकी तरह। थोड़ा ध्यान से देखिए कि सोडियम का 11 है, ये किन की तरह बनना चाहेगा। अगर आप मोटिवेशन ढूंढोगे तो कहाँ से ढूंढोगे, अपने आसपास से ही ढूंढोगे। आप किसके जैसा बनना चाहोगे, अपने आसपास के लोगों की तरह बनना चाहोगे। तो आसपास में कोई बड़ा लेवल के, मतलब बड़े लेवल के लोग बने हुए हैं या बढ़िया जगहों पे गए, तो आप उन्हीं की तरह बनना चाहोगे ना। अब आप सलमान खान के घर के बगल में रह रहे हैं तो आप शाहरुख खान जैसा बनना चाहेंगे, नहीं ना। अब सीधा सीधा अर्थ है कि आप भी कैसा बनना चाहेंगे, सलमान खान सर जैसा। तो यहाँ पे सोडियम का 11 है भाई। अब खुद आप बताओ कि ये सोडियम किसकी तरह बनना चाहेगा, नियॉन की तरह। वेरी गुड आंसर। आप कहें भी इतना सोच रहे हैं। नियॉन का कितना है, 10। सोडियम का कितना है, 11। अब एक बात बताओ कि ये जस्ट इसके नज़दीक है कि नहीं है। तो ये कहेगा कि देखो ये परमाणु की प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना, कि वो अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो वो किनके जैसा बनना चाहेंगे, इनकी तरह। और इनकी जैसा बनने के लिए कुछ तिगड़मबाजी करेंगे वो। तो इसका मतलब यहाँ पे 11 है, इसका मतलब ये बनना चाहेगा 10, यानी ये 11 से अपने आप को क्या बनाना चाहेगा, 10। सिंपल, 11 से क्या बनाना चाहेगा, 10। अब 11 से 10 कैसे बनाए,
भाई ये 11 क्या दिखा रहा था सर, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ठो प्रोटॉन। समझ पा रहे हैं? तो ये किसकी तरह बनेगा? नियॉन की तरह। नियॉन की तरह बनेगा कैसे भाई? 10 चाहता है तो 10 कैसे करेगा? तो सर एक सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है भाई? 10 नियॉन का 10 है, इसका मतलब क्या है कि सर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। यस और नो? 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है ना। एक काम करता हूँ ना मैं, क्या काम करते हो? मैं इस अपने वाले में से सोडियम कहेगा कि भाई मेरे पास क्या 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। मैं एक काम करता हूँ, अपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, है ना। अगर मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर दूँ, सपोज कर लो एक इलेक्ट्रॉन मैंने गायब कर दिया, तो मेरे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और मैं सिमिलर किसकी तरह बन जाऊँगा? नियॉन की तरह। हाँ या ना? क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? यस और नो? यानी सोडियम ने क्या सोचा? सोडियम ने सोचा कि मैं अकेले रह नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। और एनर्जी कम करने का तरीका ये है कि अगर इनके जैसा बन जाओ एनर्जी कम हो गई, इनके जैसा बन जाओगे तो एनर्जी कम। समझ पा रहे हो? इनके जैसे बनने का मतलब इस तरीके से नंबरिंग हो जानी चाहिए। इस तरीके से मतलब अगर नियॉन की देखी जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, इसका मतलब मैं भी अगर अपना इलेक्ट्रॉन 10 कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। भाई प्रोटॉन तो नहीं कर सकता, सीधी बात है। प्रोटॉन को हमारी हिम्मत नहीं है, अगर मैंने प्रोटॉन को इधर से उधर किया तो पूरा एटम ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो प्रोटॉन तो नहीं बन सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन को मैं इधर से उधर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता हूँ? निकाल देता हूँ। हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलो। यानी मैं अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। मेरी बात सुनना। तो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपने अंदर से, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। इसका मतलब 10 माइनस चार्ज है और कितना प्लस चार्ज है? 11 प्लस चार्ज है। नीचे दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यानी 10 निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन 10 है तो इसका मतलब माइनस 10 चार्ज है। और भी प्रोटॉन कितने हैं? तो प्रोटॉन पहले भी 11 थे और अभी भी 11 रहेंगे। प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब इसके पास प्लस में कितने चार्ज है? 11। अब मैं अगर 11 में से 10 घटा, देखो अब ऐसे सिंपल समझो, 11 में से 10 घटेगा कि नहीं घटेगा? एक माइनस में एक प्लस में है, तो क्या होगा? घटेगा। तो 11 में से 10 चला जाएगा, आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। यानी -1 का मतलब क्या है? यानी अब सोडियम के ऊपर एक सॉरी 11 पॉजिटिव वाला बड़ा है ना, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो 11 में से 10 जाएगा, +1 बचेगा। फ्लो में जल्दी में चीज़ें मिस्टेक में आ जाती हैं। तो +1 हो गया। इसका मतलब पूरे सोडियम के ऊपर क्या आ गया? एक प्लस चार्ज। कितना चार्ज आ गया? अब इस सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। आगे कि नहीं आ गया? और जो ही इसके ऊपर आया तो अब ये परमाणु नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा? आयन। क्या कहलाएगा? आयन। क्या कहलाएगा? आयन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक चीज तो मैंने जो समझाई है वो समझिए कि भैया एक एटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है। एक एटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है? समझ में आ गया? एक एटम के ऊपर चार्ज क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एटम इनके जैसा बनना चाहता है और इनके जैसे बनने के लिए उसने क्या किया है? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। क्लियर है? थोड़ा और लोगों की कहानी को सुनते हैं। ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो मैं साइड में हट जाता हूँ, देख लीजिए। अब चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखूंगा और क्लैरिफिकेशन लूँगा। पेशेंस के साथ रुके रहेंगे, चीज़ें अपने आप क्लैरिफाई हो जाएंगी। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी भले ही, लेकिन सबसे सटीक क्लास मैं देने का प्रयास करूँगा। जैसे मेरे पास मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम एक तत्व है और उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर 12। सिंपल बात, ये किसकी तरह बनना चाहेगा? नियॉन 10 पे मिलता है, 18 पे आर्गन मिलता है, किसकी तरह बनना चाहेगा? नियॉन की तरह। यानी ये भी किसकी तरह ट्रांसफॉर्म होना चाहेगा? नियॉन की तरह। अगर मैं यहाँ से बात करूँ 12 होने का मतलब क्या है? कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 प्रोटॉन होंगे ना। और नियॉन की बात की जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और 10 प्रोटॉन है। अब सीधा मतलब है प्रोटॉन को तो भैया छेड़छाड़ नहीं कर सकता, नहीं तो एटम ही ब्लास्ट मार जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ किसको कहानी में ला सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, और वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कर सकता हूँ ना चेंज। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या चाहूँगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ। कौन बोल रहा है? मैग्नीशियम। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा और प्रोटॉन कितना अभी भी बचेगा इसके पास? 12। अच्छा, शुरुआती दौर में देखा जाए तो 12 इलेक्ट्रॉन थे। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना माइनस चार्ज? 12 प्रोटॉन होने का मतलब कितना प्लस चार्ज? 12 प्लस चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना था? 0। लेकिन यहाँ पे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो अब कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 माइनस चार्ज और 12 प्रोटॉन मतलब 12 प्लस चार्ज। टोटल चार्ज में देखूंगा तो 12 में से 10 जाएगा ना, 12 में से 10 गया, कितना बच गया? +2। यानी मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ गया भाई?
मैग्नीशियम अब कन्वर्ट हो चुका है इसमें +2 चार्ज में, यानी ये मैग्नीशियम आयन है। क्या है ये? आयन। तो एक एटम के ऊपर चार्ज क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? एक एटम के ऊपर चार्ज कहाँ से आया, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तो प्लस चार्ज का एग्जांपल, एक माइनस का भी देख लो। अगर मैं क्लोरीन की बात कर लूँ, यहाँ से किसकी बात कर लूँ? क्लोरीन की। क्या करूँगा? क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 17 होता है। ये किसकी तरह बनना चाहेगा? ये किसकी तरह बनना चाहेगा? देखो 10 पे नियान है, 18 पे आर्गन है, तो इसके नज़दीकी कौन है? आर्गन है ना? हाँ है ना? तो ये किसकी तरह कन्वर्ट होना चाहेगा? आर्गन की तरह, यानी 18 वाले आर्गन की तरह, क्योंकि पता है कि ये इन्हीं के जैसा बनूंगा तभी मैं सही तरीके से रह पाऊंगा। क्लियर है? अरे हाँ ना, बोलो। गुड। अब 17 होने का मतलब क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। यहाँ पे 18 वाले में देख लो, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन है। अब ये क्या चाहेगा? ये जानता है कि इसको तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर चेंज आ सकता है। ये 17 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर कर सकता हूँ? 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, है ना? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तब इसका कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो अभी भी कितने रहेंगे? 17 ही रहेंगे, है ना? अब 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब -18 चार्ज। अब 17 प्रोटॉन का मतलब +17 चार्ज हो गया। अब ये -18 + 17, आंसर कितना आएगा सर? -1। 18 में से 17 घटाओगे ना, 18 माइनस में था, इसलिए आंसर किस में आया? -1। तो यानी इस क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा आर्गन बनने के चक्कर में? सर एक माइनस चार्ज आएगा। अब आ गया ना समझ में? ये एक एटम के ऊपर चार्ज क्यों आ रहा है? किसी के ऊपर प्लस चार्ज आया, किसी के ऊपर माइनस चार्ज आया, क्यों आया? समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? बिल्कुल। अब ये आ गया क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज, एल्यूमिनियम का देखोगे 3+ चार्ज। अब ऐसे आप चार्जेस बना लोगे, हाँ या ना? क्लियर है? तो अब क्वेश्चन आता है, सर ठीक है आपने करवा दिया, इनको इनके जैसा बना भी दिया, आयन बन गया परमाणु, तो अब क्या होगा? तो अब यार ध्यान से समझो, इस परमाणु ने क्या बोला था? इस परमाणु ने बोला था कि मुझे इनके जैसा बनना है, लेकिन इस बनने के कंडीशन में क्या हो गया कि सोडियम क्या हो गया? प्लस चार्ज बना लिया अपने आप को, क्लोरीन ने अपने आप को इनके जैसा बनाने के लिए माइनस में कर लिया है कन्वर्ट, और मैग्नीशियम ने अपने आप को इनके जैसा बनाने के लिए क्या कर लिया है? वो भी प्लस चार्ज में चला गया है। ठीक है। अच्छा, जब ये प्लस चार्ज वाले मिलेंगे तो इनको बोलते हैं हम लोग कैटायन, याद रखेंगे। कैटायन को हिंदी में बोलते हैं धनायन, ठीक है ना? यानी जब प्लस चार्ज के साथ एटम आ गया तो कैटायन, और अगर माइनस चार्ज के साथ आ गया तो इसको बोलते हैं हम लोग एनायन। एनायन यानी हिंदी में बोलेंगे ऋणायन। ठीक है। जब ये आयन में कन्वर्ट होगा तो दो टाइप के आयन बनेंगे ना, एक तो प्लस वाला, एक तो माइनस वाला। तो प्लस वाले आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन। माइनस वाले आयन को क्या बोलते हैं? एनायन। ज़्यादा से ज़्यादा बातें मैं ओरली आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर आप लोग इसको पकड़ के पॉज कर करके लिखेंगे तो आपका इतना बेहतरीन नोट्स तैयार होगा कि मत पूछिए। आप अपने बच्चों को भी इंस्पायर करते रहिएगा उसी नोट्स के थ्रू। आयन मतलब एक एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाता है उसी को तो आयन बोलते हैं भैया। पूरी कहानी समझा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सीता कौन है। चलिए अब आगे बैठा जाए, आगे बैठा जाए। अभी तक पीछे थे, बिल्कुल थोड़ा सा आगे और समझते हैं। अब एक बात बताइए, एक बात समझिए, नहीं बताइए पहले, चलिए छोड़िए, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए अभी आपने बोला कि भैया एन ने डिसाइड किया कि अगर नियॉन की तरह चाहता है बनना तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है। क्लोरीन ने बोला कि मुझे अगर किसकी तरह बनना है, आर्गन की तरह बनना है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, है ना। सोडियम ने तय किया कि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो बन जाऊंगा किसकी तरह? नियॉन की तरह। और अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक, तो क्या बन जाएगा? ये आर्गन की तरह स्टेबल माना जाएगा। तब देखो ये पीरियोडिक टेबल के स्टेबल एलिमेंट है। स्टेबल मतलब यही लोग फ्री घूम सकते हैं, ये लोग फ्री घूमने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रयास करने में इन्होंने क्या सोचा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, नियॉन की तरह बन जाऊंगा। क्लोरीन ने बोला कि मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ तो फिर क्या बन जाऊंगा? आर्गन। लेकिन सोचने से नहीं होता है, ये तो हमारी सोच है ना। काम करना पड़ेगा ना भाई। काम क्या करना पड़ेगा? इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अब इस सोच, एक मिनट रुक जाएगा, पॉज करिएगा, कुत्ता मेरा डिस्टर्ब हो गया। सॉरी, वो नया कुत्ता आ गया था बाहर तो इसीलिए समस्या थोड़ी सी क्रिएट हो गई। जानबे करते हैं कि अपने इलाके को
लोग एक अच्छा मजबूत गढ़ बना के रखते हैं कि इसके अंदर किसी दूसरे की एंट्री होने ही नहीं देंगे, बैन है। समझ पा रहे हैं? तो वही समस्या हो गई, बेचारे को अचानक से सुन गुन मिला है। चलिए छोड़िए, यहाँ पे आते हैं। तो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के नियान बनना चाहेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके आर्गन बनना चाहेगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, मोटिवेशन से नहीं काम चलता है, काम करना पड़ता है। ये बेचारा निकालना चाह रहा है तो ये ऐसे ही नहीं ना अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकलवा देगा, इसके लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो निकलवाए इसके अंदर से। सर नहीं समझे? अरे यार मतलब ये सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बनना चाहता है नियॉन, तो अपने मन से निकाल के फेंक देगा नहीं ना, इसको कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हेल्प करे इसको एक इलेक्ट्रॉन निकलवाने में। या सिंपल एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है तो कोई लेने वाला चाहिए। आइए समझ में? ऐसे ही अगर क्लोरीन चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऐसे नहीं आग बंद कर हे भगवान एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा अपने आप, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी इसको कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए, कोई ऐसा आइटम चाहिए जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे। आइए समझ में? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, हाँ या ना? सोडियम के ऊपर क्या है सर? सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज भूल जाओ। सोडियम चाहता है एक इलेक्ट्रॉन निकालना और क्लोरीन क्या चाहता है? एक इलेक्ट्रॉन लेना। यानी सोडियम चाहता है एक इलेक्ट्रॉन देना और क्लोरीन चाहता है एक इलेक्ट्रॉन लेना, तभी तो काम बनेगा। सोडियम के पास कौन मिलने आएगा? क्लोरीन कहेगा भैया हमको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम कह रहा है हाँ हाँ हम भी एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, है समझे? तो सोडियम और क्लोरीन आपस में आके क्या करेंगे? मिलेंगे। तो सोडियम और क्लोरीन आए और मिले, बड़े अच्छे से समझना, सोडियम और क्लोरीन आए और मिले, और मिलने के बाद इस सोडियम ने अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस पे कर दिया? क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन ने उनको मांगा तो क्लोरीन ने खींचा होगा, समझना ध्यान से, क्लोरीन ने खींचा होगा तो यही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने जाके मेहनत की सोडियम के पास और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तब जाके इसके पास आएगा ना, ऐसे तो अपने आप तो निकल के आएगा नहीं। तो क्लोरीन ने मेहनत किया लेने का, खींचने का, और तब जाके सोडियम से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो इसका मतलब अगर एक एटम चाहता है देना तो उसके लिए कोई लेने वाला भी होना चाहिए, और अगर कोई लेना चाहता है तो कोई देने वाला चाहिए। इसका मतलब मैं सिंपल ये बोलूँ कि अगर एक ये सोच रहा है कि बेचारा कि मैं प्लस चार्ज बना लिया तो मैं इसके जैसा बन गया, तो ऐसा संभव नहीं है। ये प्लस चार्ज बनेगा तभी जब कोई आएगा, इन सपना है ये, अभी पूरा कब होगा? जब कोई आएगा। तो अब ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एक क्लोरीन को, अब क्या हो गया? सोडियम पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, अब ये दोनों के दोनों चार्जेस लेके इधर, मतलब इसने इसको दे दिया, इसने इसको मतलब इससे ले लिया। अब ये दोनों के दोनों अभी स्टेबल नजर आ रहे हैं, हाँ। अब मान लो ये क्या बन गया? नियॉन की तरह बन गया है, और ये किसकी तरह बन गया? आर्गन की तरह। लेकिन ध्यान दो, अब ये प्लस और माइनस के साथ घूमेंगे नहीं ना भाई, प्लस और माइनस के साथ घूमेंगे नहीं ना। अगर घूमेंगे तो फिर से इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब फिर से ये इधर से उधर हो जाएंगे। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज इसने एक दिया था ना, और इसने एक लिया था, तो इसका पहली बात तो सोडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था इसने क्लोरीन को दिया हुआ, क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन नहीं ना, वो कोई बाद में निकाल के छीन के ले जा सकता है, हाँ है ना? लेते जाएगा छीन के, सिंपल समझो। ये प्लस के साथ है, किसके ऊपर? भाई क्लोरीन ले रहा है, क्लोरीन ले रहा है तो लेने का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा ना वो, अभी तो इसीलिए तो जस्ट समझाया भाई। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होता कितना है? 17। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कितना हो गया? 18। प्रोटॉन कितने थे इसके? 17। अभी कितने हैं? 17। अब 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 18 माइनस चार्ज, 17 प्रोटॉन मतलब 17 प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ा है कि प्रोटॉन बढ़ा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, तो इसलिए माइनस चार्ज आया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई मेरे में, तो एक माइनस चार्ज बढ़ गया। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कम करूंगा तो प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो अब ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे बाबू? आकर्षित कर लेंगे, और सिंपल सिंपल क्या बना देंगे? NaCl। तो कोई किसी भी पदार्थ में करंट नहीं होना चाहिए, किसी भी पदार्थ में क्या नहीं होना चाहिए? करंट नहीं होना चाहिए। तो करंट होने के लिए बड़ी समस्या है कि भैया अगर ये सोडियम ऐसे घूम रहा है अकेले प्लस चार्ज के साथ, तब तो करंट आ गया ना इसके अंदर, तब ये तो विद्युत उदासीन रहा नहीं। क्लोरीन भी तब क्या है? करंट के फॉर्म में आ गया। तो इन दोनों ने डिसीजन लिया कि चलो तुम भी स्टेबल हो, मैं भी स्टेबल हूँ, अब दोनों जब मिल जाएंगे तो करंट हो खत्म, तो हम क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, तो एक पदार्थ बन जाएंगे हम। तो सोडियम अलग पदार्थ था, क्लोरीन अलग पदार्थ था, लेकिन ये दोनों के दोनों स्टेबल नहीं थे, अलग अलग करते। इन्होंने स्टेबल बनने के लिए क्या किया? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेशन किया, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन करवाया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया भैया? इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, और इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, फिर इन दोनों ने कंबाइन कर लिया, अपने आप को क्या बना दिया? NaCl, और बन गया NaCl। और ये NaCl एक क्या है? पदार्थ है।
अब ये फ्री रह सकते हैं, अब ये घूम सकते हैं जहाँ चाहे, बिल्कुल घूम सकते हैं। अब ये एकदम क्या है, इनकी तरह बन चुके हैं, है ना? अरे हाँ ना बोलिए। अब ये घूम सकते हैं बिल्कुल। सोडियम क्या घूम सकता था अकेले? नहीं। क्लोरीन घूम सकता था? नहीं। लेकिन जब इन्होंने मिल के बना लिए NaCl, तब ये क्या कर सकते हैं, अब घूम सकते हैं। ये क्या बना है, ये आपका बना है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो इसमें कितने कण आए हैं, 2 कण, 2 कण मतलब 2 परमाणु। तो याद रखिएगा, परमाणु प्लस परमाणु यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु, सिंपल बात। एटम प्लस एटम, अगर 2 एटम मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, वही मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, अणु। तो अणु का मतलब समझ पा रहे हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, अणु। और इसी का तो फॉर्मूला लिखते हैं हम एक पदार्थ के अंदर। हम पदार्थ का क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर के जो कण होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के बाद जो बनाते हैं वही क्या बनता है, हमारा अणु। अब ये क्या करते हैं, हमारा जो पदार्थ है, हमारे पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं वो किस फॉर्म में हमेशा रहते हैं, अणु के फॉर्म में। किस फॉर्म में, अणु के फॉर्म में, क्योंकि अकेले वो नहीं रह सकते, तो वो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अणु। क्यों नहीं अकेले रह सकते, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो उस एनर्जी को कम करने के लिए वो क्या बनाते हैं, अणु। और जब अणु के फॉर्म में हो जाते हैं तब उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम। अब वो क्या हो सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ पे घूम सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो प्रोसेस देख रहे हो ना, जिसमें ये दोनों आपस में मिले हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल मतलब भैया वही रसायन या एटम, 2 एटम आपस में बंध गए ना अभी भाई, दोनों एटम आपस में बंध गए ना। अब NaCl साथ में घूमेंगे ना भाई, शादी हो गई इनकी, है ना, है ना। तो इसका मतलब बॉन्डिंग हो गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन। समझ आया भाई। एटॉमिक नंबर से क्या है, अब एटॉमिक नंबर अलग अलग है ना, सोडियम का अलग था, क्लोरीन का अलग था। अभी क्या हो गया, ये एक यूनिट हो गया, दोनों मिल गए, दोनों जुड़ गए, अब एक यूनिट में काम करेंगे। अब ये एक हो गए हैं, ठीक है। अब इनका पूरा का पूरा फॉर्मेट ही एक हो गया। अब ऐसे पहले था कि ये अलग कण था, ये अलग कण था, अब ये दोनों आपस में चिपक गए, अब एक कण हो गए। ऐसे समझो, ये मार्कर एक मार्कर ये है, एक मार्कर ये है, दोनों मार्कर अलग अलग है। मैंने इनको फेविक्विक से अच्छे से चिपका दिया। अब मैं चाह के भी अलग कर सकता नहीं, तो हमेशा अभी क्या होगा, अब मैं पूछूंगा कि मेरा एक मार्कर कहाँ है, तो एक मार्कर का मतलब यही तो होंगे। क्या तो मैं अलग अलग मार्कर गिनूंगा, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है। ये हुई है केमिकल बॉन्डिंग। भैया 2 मिनट, हेलो भैया 2 मिनट, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, समझ में आ गया। लेकिन अभी तक क्वेश्चन ये नहीं आया सर कि हम लोग रासायनिक परिवर्तन देखते क्यों हैं। एक्चुअल में रासायनिक परिवर्तन का कारण ही क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है। एक्चुअल में रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि हम कुछ करते हैं तो क्या होता है, एटम अपने आप को क्या करना चाहते हैं, एटम अपने आप में केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। एटम क्या करते हैं आपस में, केमिकल बॉन्डिंग। सिंपल बात बोली जाए तो केमिकल चेंज का मतलब, ध्यान देंगे, केमिकल चेंज मतलब एटम अपने आप के अंदर क्या कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग कराना ही क्या है आपका, केमिकल चेंज। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया एटम को स्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। अगर हम उनको स्टेबिलिटी मतलब इनके जैसा नहीं बनाते तो अकेले नहीं घूम पाएंगे, और ये अन्याय होगा एटम के साथ। तो उस अन्याय को खत्म करने के लिए एटम्स क्या करते हैं भैया, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। और वही केमिकल बॉन्डिंग ही क्या कहलाता है आपका, रासायनिक परिवर्तन। और इस रासायनिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, यानी इस केमिकल बॉन्डिंग की प्रक्रिया, रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल बॉन्डिंग। मैंने फिर आपको समझाना है यही बात, बार बार मैं समझा रहा हूँ। रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि एटम अपने आप को क्या करना चाह रहे हैं, स्टेबल। तो स्टेबल करने का मतलब वो क्या कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के बीच में, ताकि वो अकेले रह सकें, ताकि वो अपने आप को आके दिखा सकें। अदरवाइज ये क्लोरीन अकेले आपको नजर नहीं आएगा, सोडियम आप नहीं देख पाओगे। तो भाई सोडियम और क्लोरीन अपने आप को इस दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। और इस बॉन्डिंग का कारण क्या है, मतलब यही बॉन्डिंग ही क्या कहलाती है, रासायनिक परिवर्तन। और इस रासायनिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, यानी केमिकल बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को दिखाया किससे जाता है, तो केमिकल इक्वेशन से। समझ में आया ना, इज दैट क्लियर। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है,
कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो केमिकल रिएक्शन में आप क्या समझोगे समझोगे केमिकल रिएक्शन का मतलब ये आप समझोगे कि कोई मॉलिक्यूल्स आया होगा, उसके एटम जो है आपस में क्या कर रहे होंगे, रिएक्शन कर रहे होंगे ताकि वो अपने आप को क्या कर पाए, स्टेबल कर पाए। ठीक है, यानी पदार्थ के फॉर्म में ही आएंगे, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही एटम आएंगे, लेकिन अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को इधर से उधर करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, और रिएक्शन करवाने का मतलब अपने आप को स्टेबल करने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो कुल मिला के हमेशा क्या चलते रहता है, केमिकल बॉन्डिंग ही चलती रहती है। केमिकल बॉन्डिंग ही आपका रासायनिक परिवर्तन है, और उस रासायनिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है केमिकल रिएक्शन है, और उसको दिखाया जाता है केमिकल इक्वेशन के सहायता से। तो आखिर क्यों करते हैं समझ में आ रहा है? अगर ना करें तब कोई आइटम आपको नजर आएगा बेचारा अकेले? नहीं आएगा, तो मजबूरी है ना आइटम्स की। तो केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? केमिकल बॉन्डिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है, और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो अकेले नहीं घूम सकते, तो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए वो केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग को ही अगर वो केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, कोई चेंज आएगा, और उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। इस केमिकल चेंज की प्रक्रिया को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। यानी केमिकल चेंज की प्रक्रिया मतलब केमिकल बॉन्डिंग की प्रक्रिया को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन दैट मीन्स उसको दिखाया जाता है केमिकल इक्वेशन की सहायता से। मैंने 10 बार एक ही बात बोली, आई होप आप समझ चुके होंगे, और जितनी बातें बोली उसी को आपको पॉज करके लिखते जाना है। मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा कम, एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा। ओके, बाकी मैं आने वाले क्लासेस के अंदर मैं ये प्रयास करूँगा कि जो मैं वीडियो आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो वीडियो के अंदर पढ़ा रहा हूँ, वो सेम चीज़ें आपको लिख के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँ। ठीक है ना, एक PDF के फॉर्म में आपको दे दिया जाए, ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको PDF के फॉर्म में दे पाऊँ, तो उससे भी आपका भला हो जाएगा। तो आपको लिखने के लिए भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और समझने के लिए भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, स्टॉप करते हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई डाउट हो तो फिर हमें बताएं ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। है मस्त।